आप सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या बोलती, शुरू करें पाठ नया। पांचवा पाठ आ गया है, 6 पाठ है हमारे। ये वाली एनसीईआरटी हमारी पूरी होने वाली है अगले 3 या 4 लेक्चरर नहीं लेक्चर्स में मैक्सिमम पूरी हो जाएगी ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट वैसे जा चुके हैं, ये थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा जल्दी पढ़ाने की, ठीक है। तो पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास में मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ और घास को देखा है? क्या यह एक ही प्रकार के यहाँ हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व को के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। विश्व के टॉप 12 बायोडाइवर्सिटी वाले जो कंट्रीज पाए जाते हैं उनमें भारत भी एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के चौथे स्थान पर है। मतलब पौधों की डाइवर्सिटी देखें तो 10वें स्थान पर है विश्व में इंडिया। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं भारत में, जो विश्व का कितना परसेंट है? 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी अथवा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। तो ये भारत की जैव विविधता के बारे में आपको बताया कि हम कितनी सारी तरह की प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, प्राणी, जंतु ये लेकर रखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात वनस्पति क्या है कि वो मनुष्य की सहायता करना, जो नेचर ने हमें दी है। जैसे ये वन वगैरह लगाने के लिए हम थोड़ी गए, ये हमें किसने दिया है? ये हमें नेचर ने दिया है। तो मतलब जो मनुष्य के बिना अपने आप पैदा होती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं और इसे हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति के भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि फसलें, फल, बागान हमने खुद ने उगाए हैं। वनस्पति में हम प्राकृतिक वनस्पति है में हम प्रकृति के द्वारा दिए हुए पौधों, जीव जंतुओं, फूलों, इनकी तुलना इनको देखते हैं। वह वनस्पति जो देश के मूल भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। कुछ पौधे हैं जो इंडिया में ही मूल है जैसे, और कुछ है जो विदेशों से आए हैं, जैसे कि कॉफ़ी इंडिया नहीं जानता था, हम विदेशों से लेकर आए हैं कॉफ़ी। तो ये पौधे क्या कहलाएंगे? विदेशज। वनस्पति जगत शब्द अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय के पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति जगत में क्या आएगा कि भाई इस क्षेत्र में इस समय में कौन से पौधे पाए जाते हैं, उन्हें हम उस क्षेत्र की वनस्पति कह देंगे। इसी तरह से प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। वनस्पति और प्राणियों की इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। क्यों भारत में इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है? सबसे पहला तो है धरातल। धरातल में आएगा भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है क्या? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है और उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान होते हैं, जिनमें वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। तो दोस्तों, अगर मैदान होगा तो ऑब्वियसली बात है हम वहाँ पे कृषि करेंगे, लेकिन अगर पहाड़ होगा तो हम वहाँ पे कृषि नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे जंगल उग जाएंगे और वहाँ पे जंगली जानवर, तो सेंचुरीज हमने बना ली, वैसी चीज़ें ज़्यादा पाई जाएंगी। मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि विविध प्रकार के वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की गहरी परत है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? शंकुधारी। तो हमारी हर एक अलग अलग प्रकार की मिट्टी में देखो, सुबह सुबह होती है ठंड और ब्लैंकेट से बाहर निकलते हैं तो मुझे छींकें आने लग जाती है। हाँ, लेकिन स्कूल से आके वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि स्कूल में इतना बोल चुके होते हैं ना, मैं थक जाती हूँ, मेरा गला। तो मैं शाम को वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ के ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि सुबह मैं फ्रेश होती हूँ एकदम। तो ये कह रहा है मरुस्थल में बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ। देखो, मिट्टी अगर बलुई होगी तो कटीले वृक्ष पाए जाएंगे। नदी के डेल्टा है तो वहाँ पे पर्णपाती, मतलब पत्ते गिराने वाले, जो एक ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं ना, वैसे वाले। और पर्वत के ढलाने हैं तो मृदा की परत गहरी है, तो वहाँ पे शंकुधारी। पर्वतों पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। हर एक मिट्टी में अपनी एक अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं।
तापमान, जलवायु में आएगा तापमान। वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत के ढलानों और प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित कर देती है और उसे उष्ण और उपोष्ण और शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। तो ये कह रहा है कि ऊंचाई के आधार पर भी वनस्पति अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि ऊंचाई के आधार पर तापमान में कमी हो जाती है। तो हिमालय में हम 915 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें कभी कैसे वनस्पति, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अलग प्रकार की वनस्पति, इस तरह की वनस्पति मिलती है। ये इन्होंने बताया है कि उष्णकटिबंध में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक या फिर जनवरी के मौसम में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तो पाला नहीं पड़ता है। उपोष्ण में कभी कभी पाला पड़ता है और अल्पाइन में बर्फ भी पड़ जाती है। शीतोष्ण में कभी पाला कभी बर्फ पड़ जाती है। इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो ऊंचाई की ओर जाएंगे तो हमें सबसे पहले उष्ण, फिर उपोष्ण, फिर शीतोष्ण और फिर अल्पाइन तरह की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। और अल्पाइन वनस्पति वहां पाई जाती है जहां पे बर्फ पड़ती है ना। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति को प्रभावित करता है। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है कि वह कौन से अक्षांश पर स्थित है। अगर विषुवत रेखा के आसपास है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, अगर ज़्यादा ऊंचा है तो सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ेंगी। किस ऋतु में, जैसे कि वर्षा ऋतु में सूर्य की किरणें कम आती है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है, ये सब पे प्रभावित करता है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सर्दियों में वृक्षों की गति कम होती है क्योंकि प्रकाश कम मिल पाता है, जबकि गर्मी में प्रकाश जल्दी बढ़ जाते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पे उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वन क्यों है? अब आप समझ ही गए होंगे। दक्षिणी ढलानों पर ऑब्वियस सी बात है, नीचे की तरफ हमें सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वृक्ष ज़्यादा होंगे। जबकि उत्तर की तरफ जाएंगे तो तापमान भी कम होता जाएगा, सूर्य का प्रकाश कम मिलता जाएगा, ठंडा मौसम रहेगा, तो इतनी ज़्यादा सघन वनस्पति नहीं मिलेगी। वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक और पीछे हटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में हमारे बारिश होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से और शीत ऋतु में होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे सघन वन, जहाँ कम बारिश होगी वहाँ पे कम सघन वन। ज्ञात कीजिए कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? क्योंकि हमने कल ही बात करी थी कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढलान है वो वृष्टि छाया में आ जाते हैं, वहाँ पे कम बारिश होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा और अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और अन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। तो हम कभी ऐसे सोचे कि हमारे लिए वन क्यों आवश्यक है? तो वन जलवायु को निर्धारित करते हैं, वन मिट्टी को निर्धारित करते हैं, वन ही नदियों की धारा निर्धारित करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो वनों पे डिपेंडेंट है, जैसे कागज इंडस्ट्री हो गई, फर्नीचर वाली इंडस्ट्री हो गई, बीड़ी उद्योग हो गया, है ना। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है और हमें घूमने के लिए मनोरम दृश्य तो प्रदान करते ही हैं, ये हमने देख ही लिया। वर्षा और तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। ज़्यादा वन होंगे अच्छी वर्षा आएगी और ठंडा मौसम रहेगा, कम वन होंगे कम वर्षा आएगी, गर्म मौसम रहेगा। और मिट्टी को जीवाश्म में मिलता है। जब वनों की पत्तियाँ गिरती रहती हैं तो मिट्टी में ह्यूमस बनता रहता है, मतलब जीवाश्म मिलता रहता है मिट्टी को। वन्य और वन्य प्राणियों को आश्रय तो देता ही है। हमें बताइए, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। कृषि के लिए जितनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी हम उतने ज़्यादा वनों को काटेंगे। उद्योगों के विकास के लिए हमने वनों को काट दिया। शहरी परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण भी वन हमारे कम हो रहे हैं। तो वन कम होने का अगर कारण पूछा जाए तो ये 3-4 कारण आप दे सकते हैं। परियोजना कार्य आपको देखने नहीं है। सन 2003 में वनों का कुल औसत 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के कुल भाग में वन क्षेत्र सही मायने में
प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आर्थिक या आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, फिर बिल्कुल निम्न कोटि की पाई जाती है। हम कहते हैं पहले जैसे वन हमारे पास नहीं है, क्योंकि मनुष्य का छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत कम वन बचे हैं जो अनटच है, मतलब जैसे प्रकृति ने दिए हैं वैसे, बाकी हमने वनों को मोस्टली हमने क्या किया है, ख़त्म कर दिया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के वनों का कुल क्षेत्रफल 21.67% है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे डेटा बहुत पूछे जाते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन कितने हैं, और ये लगभग इतना ही रहता है, ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। तो आप अपडेट तो होते रहिएगा, बट इसे लिख लो, याद कर लो। वनस्पति के प्रकार, अब हम पढ़ते हैं वनस्पति के प्रकार। भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये इन्होंने वनस्पति मतलब रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिखाया है कि कहाँ पे वन ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे वन कम पाए जाते हैं। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश में वन अच्छे हैं, इसके बाद में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें वन अच्छे हैं, ठीक है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा वन है मिजोरम में, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें तो लक्षद्वीप में भी वन अच्छे हैं, दादरा नगर हवेली में अच्छे हैं, अंडमान निकोबार में अच्छे हैं। तो जो क्षेत्र कम विकसित है उनमें ही हमारे यहाँ पे ठीक ठाक वन पाए जाते हैं। अब वनों के प्रकार, तो वनों के प्रकार में हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब 12 महीने जहाँ पे वन रहते हैं वो। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब जो वर्ष के कुछ महीने अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। कटीले वन और झाड़ियाँ जो मरुस्थलों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जो पर्वतों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के वनों को हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। ये देखो, कुछ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में दिया है। अधिकतम 60 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और इतने ज़्यादा घने होते हैं और इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि नीचे तक सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंच ही नहीं पाता। धरती तो कभी दिखती ही नहीं है, उस पर भी हरी भरी झाड़ियाँ, मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ और ये रहती हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही सुंदर सा चित्र दिया है। देखो, अपन देखते हैं ना कभी, मतलब बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़ चैनल, इंग्लिश चैनल्स में ऐसा दिखाते रहते हैं, है ना, उसमें दिखाते हैं ये सारे वन, अच्छे लगते हैं देखने में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, आपको पता है कहाँ पाए जा सकते हैं वर्षा वन, जहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और कहाँ होती है अपने सबसे ज़्यादा बारिश? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और उत्तरी पूर्वी मेघालय, असम में, ठीक है। और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कुछ, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जो कि समुद्र के अंदर द्वीपीय रूप में स्थित है, वहाँ पे पाए जा सकते हैं। तो ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में और तमिलनाडु तक सीमित है। ये वन भली भांति विकसित है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ ही एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। मतलब शुष्क ऋतु बहुत कम टाइम के लिए आती है, ज़्यादातर बारिश होती रहती है, और बारिश की जो मतलब वो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है बारिश यहाँ पे। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई के पाए जाते हैं। समझ रहे हो आप, 60 मीटर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ पे हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उग जाती हैं। क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में वृक्षों का विकास कम हो पाता है, गर्म क्षेत्रों में बहुत बढ़िया वाला वृक्षों का विकास हो जाता है। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। पहले नीचे देखो घास वगैरह, फिर थोड़े कम ऊंचे 5 मीटर के पेड़ हैं, फिर उनसे ऊपर निकल गए, फिर 20-20 मीटर के हैं, फिर 40-40 मीटर के हैं, फिर 60-60 मीटर के, मतलब अलग अलग ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन साल भर हमें हरे भरे ही लगते हैं। इन वृक्षों में मुख्य वृक्ष जो है वो व्यापारिक महत्व के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछे जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, या फिर ऐसे दे देंगे रोजवुड वृक्ष निम्न में से किस श्रेणी में आता है, किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो याद रखना है, कैसे भी याद रखो, चाहे आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, अलग ही तरह के वन हैं, वृक्ष हैं, जो अपने सिंपल अपने राजस्थान वालों के यहाँ तो अपन को पाए नहीं जाते। तो इनके नाम आपको अलग से याद रखने, आबूनस, महोगनी, रबड़, रोजवुड और सिनकोना। इन वनों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे
प्रसिद्ध है और असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी मिलते हैं। तो ये देखो, ये ग्रीन वाले जो हमारे वन है वह हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार दिख रहे होंगे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे, इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में, और इसके अलावा आपको देखो नीचे वाले उत्तरी पूर्वी भारत में भी आपको ये सब दिख रहे होंगे। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो आपको कोई नहीं पूछेगा कौन से जीव पाए जाते हैं, आपको पूछेंगे कहाँ पाए जाते हैं, कितनी वर्षा में पाए जाते हैं और कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो बस वही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, जीव वीव मत याद रखना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैले, और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। जो पर्णपाती पत्ते गिराते हैं उन्हें ही कौन सा वन भी कहते हैं, मानसूनी वन। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वो तो कहाँ थे दोस्तों, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वालों में। अब 70 से 200 वालों में आते हैं पर्णपाती वन, मतलब पत्ते गिराने वाले वन। इस प्रकार वनों में वृक्ष शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां ये गिरा देते हैं, क्योंकि शुष्क ऋतु में पत्तियां क्या करती हैं, ज़्यादा नमी सोखती हैं, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है उनसे। तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो पहले गर्मियों में हमारे पास पानी नहीं होता, इसलिए इनके पास पानी की कमी हो सकती है, इसलिए पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब इन वनों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। इन्हें आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, वहाँ तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अतः ऐसे वन देश के उत्तरी पूर्वी भागों में, जैसे कि उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी घाट के पूर्वी ढालों पे पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। मतलब पर्णपाती वनों में भी जो ज़्यादा वर्षा में होते हैं उनमें सागौन, इसके अलावा बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। तो सागौन, कुसुम, अर्जुन, बांस, साल, शीशम, चंदन ऐसे जो वृक्ष हैं वो व्यापारिक महत्व वाले हैं और उष्ण पर्णपाती वनों के आर्द्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब शुष्क पर्णपाती वनों में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, और ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत प्राय साल, सागौन, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं, और इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग को कृषि कार्य हेतु साफ कर लिया गया है और कुछ भाग में पशुचारण भी होता है। ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कुछ समय के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सूअर, हिरण, हाथी और विविध प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है, पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं। मोस्टली 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा में पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ से 100 से 200 सेंटीमीटर होती है वहाँ तो आर्द्र पर्णपाती वन, और जहाँ 100 से 70 वर्षा होती है वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ऑब्वियस सी बात है, जो हमने पहले वाले वन किए हैं ना सदाबहार, उनके बगल में कर दो आर्द्र पर्णपाती वन, उनके जस्ट बगल बगल में पाए जाएंगे। और इनके जो प्रमुख वृक्षों के नाम हैं ये ज़रूर आप याद रख लेना, साल, सागौन, शीशम और चंदन और बांस, और इतना तो याद रखना ही है। और दूसरे जो शुष्क पर्णपाती हैं उनमें अपना सिंपल साल, सागौन, पीपल, नीम के पेड़ पाए जाते हैं। कृषि के लिए इनको अभी थोड़ा ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, मुझे भी थोड़ा लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। बाकी हम कल इस लेसन को पूरा ही कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।